हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में एक बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। तो मेरे प्यारे यूपी के साथियों, आपकी जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, यूपी एसआई 27 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 के जितने भी क्वेश्चंस आपको जो है जीके से पूछे गए थे, उनको जो है एनालिसिस करवाया है। ठीक है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये आपकी क्लास 18 है। वो चीज़ क्या है, वो ये मेरे प्यारे बच्चे कि आपको जो है पीडीएफ नोट्स, यानी कोई भी स्टूडेंट जो है, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ नोट्स जो आपकी क्लास हो जाती है, क्लास के अंदर जो भी सॉल्यूशन पीडीएफ नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आपको जो है प्रोवाइड हो जाएंगे, आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है। जितने टाइम में आप नोट्स बनाओगे, उतने टाइम में अगर आप रिवीजन भी करोगे ना, तो काफ़ी बहुत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ नोट्स जो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, आगरा विश्वविद्यालय जो है कौन कहलाता है इनमें से? आप देखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पे है प्यारे बच्चे? ये आपका आगरा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है? ये आगरा में है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। इसी को किस नाम से भी जानते हैं हम? इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे आगरा विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। ठीक है। अब मैं बात करूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। इसकी स्थापना जो हुई थी, वो मेरे प्यारे बच्चे 1 जुलाई 1927 को हुई थी। 1 जुलाई 1 जुलाई 1927 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना आगरा में की गई थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है? और ये आगरा में स्थित है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ इंपोर्टेंट जो आपके यूपी से रिलेटेड हैं विश्वविद्यालयों की। अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चे आपसे, एक विश्वविद्यालय है, कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी प्यारे बच्चे? आप कहोगे 1887 को। 1887 को जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी काशी हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना मेरे प्यारे बच्चे कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है 1916 ईस्वी में की गई थी। 1916 में। ठीक है। अगर बात करें हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना प्यारे बच्चे 1965 में की गई थी। ठीक है। 1965 में। क्लियर है? एक और है आपका, लिख देता हूं मैं आपका, अम, याद नहीं आ रहा मुझे। लखनऊ विश्वविद्यालय करा दिया मैंने इसमें? नहीं कराया ना? लखनऊ, चलिए हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय की भी बात करता हूं मैं। लखनऊ लखनऊ विश्वविद्यालय, मेरे प्यारे बच्चे, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1921 में हुई थी। ठीक है। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि किसके पास महानगरीय क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय के संबंध में महानगर योजना समिति के कार्यों के संबंध में कानून द्वारा प्रावधान करने का अधिकार है? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो अधिकार होता है वो राज्य विधानमंडल के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। किसके पास होता है ये प्रावधान? विधानमंडल के पास, राज्य विधानमंडल के पास। ठीक है। किसके पास होगा? राज्य विधानमंडल के पास, राज्य विधानमंडल के पास। ठीक है। अब एक चीज और आएगी इसमें मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जेड, कौन सा अनुच्छेद? इसकी बात करूंगा मैं। इसमें जो है प्यारे बच्चे प्रावधान किसमें किया गया इस चीज का? अनुच्छेद 243 का उपखंड जेड। इस उपखंड जेड का भी एक उपखंड, कौन सा मेरे प्यारे बच्चे? ई। कौन सा? ई। ठीक है। क्या प्रावधान करता है वो? कि महानगरीय योजना के लिए समिति। ठीक है। महानगरीय महानगरीय योजना के लिए समिति, योजना के लिए समिति।
ठीक है प्यारे बच्चे, कि अनुच्छेद 243 का उपखंड जेड का भी उपखंड ई क्या प्रावधान करता है कि महानगरीय योजना के लिए जो है समिति बनाने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे, ये तो हो गया महानगरीय योजना के लिए। अगर जिला योजना के लिए अगर बात की जाए, किसके लिए? जिला योजना के लिए, तो वो किस अनुच्छेद में है? जिला योजना के लिए बात करेंगे तो हम अनुच्छेद 243 उपखंड जेड उपखंड डी, एक उपखंड पहले है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? जिला योजना की समिति से। जिला योजना के लिए समिति, जिला जिला योजना के लिए, जिला योजना के लिए समिति। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है जिला योजना के लिए समिति, अनुच्छेद 243 का उपखंड जेड, उसका उपखंड डी पार्ट। ठीक है, क्लियर है। चलिए, वहीं अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, कि ये जो है कौन भाग में चल रहा है? ये भाग 9 चल रहा है आपका, नगर पालिकाएं। कौन सा भाग चल रहा है? ये है आपका भाग 9। और भाग 9 में आपको क्या दिया गया प्यारे बच्चे? नगर पालिकाएं। नगर नगर पालिकाएं हैं। ठीक है, भाग 9 में है आपकी नगर पालिकाएं। ये बात याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान के भाग 9 किससे संबंधित है। ठीक है, तो नगर पालिकाएं से संबंधित है। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे कि इन नगर पालिकाओं का गठन किसमें दिया गया है, इन नगर पालिकाओं का जो गठन है मेरे प्यारे बच्चे, वो आपका अनुच्छेद किसमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? 243 क्यू में। 243 का उपखंड क्यू। ठीक है, नगर पालिकाओं का गठन, नगर नगर पालिकाओं नगर पालिकाओं का गठन। ठीक है, अब जब नगर पालिकाओं का गठन हुआ तो संरचना भी दी गई होगी। संरचना है आपकी मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 243 आर में, नगर पालिकाओं की संरचना। नगर पालिकाओं की नगर पालिकाओं की संरचना। ठीक है, देखो जब गठन हुआ तो संरचना भी होगी। ठीक है, क्लियर है। और फिर स्थानों का आरक्षण भी होगा, तो ये आपका टी में दिया गया है। अनुच्छेद अनुच्छेद 243 टी क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? कि नगर पालिकाएं हैं, जो जो नगर पालिकाएं उनके स्थानों का आरक्षण, स्थानों का स्थानों का आरक्षण किसका? जो नगर पालिकाओं के लिए, नगर पालिकाओं के लिए स्थानों का आरक्षण आपका 243 टी में दिया गया है। ठीक है, अब अवधि भी तो होगी कुछ। अवधि किसमें है? अवधि जो है इसकी 243 यू में है। क्या दिया गया है? 243 यू, नगर पालिकाओं की अवधि, नगर पालिकाओं की नगर पालिकाओं की अवधि। ठीक है, ये आपका यू में दिया है। ठीक है, अब जो सदस्य होंगे मेरे प्यारे बच्चे, एक और चीज कि अनुच्छेद 243 वी, 243 वी जो सदस्य हैं, या सदस्यता के लिए किसकी निहरता है या अनहरता? सदस्यता के लिए, सदस्यता के लिए सदस्यता के लिए अनहरता, या क्या बोल सकते हैं? निर्हरताएं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये आप जो है इनको याद करेंगे। ठीक है, एक चीज और है मेरे प्यारे बच्चे, कि अगर मैं बात करूं इसी में एक अनुच्छेद में लेता हूं, अनुच्छेद 243 का उपखंड जेड और इसका उपखंड ए, इसका उपखंड ए, क्या इसमें क्या है कि जो नगर पालिकाएं हैं उनके लिए निर्वाचन, नगर पालिकाओं नगर पालिकाओं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, नगर पालिकाओं के लिए जो है निर्वाचन इसमें दिए गए हैं। यही एक और अनुच्छेद अगर मैं ले लेता हूं, अनुच्छेद 243 का उपखंड जेड और इस उपखंड का भी कौन सा मेरे प्यारे बच्चे? बी उपखंड। ठीक है, ध्यान से केयरफुली पढ़ेंगे, क्योंकि ई डी ए बी ऐसे करके चल रहा है, सीक्वेंस से नहीं कराया मैंने। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको जो है कराया है। एक क्वेश्चन आप देख लेंगे पॉइंट कि अनुच्छेद कौन सा है, तब आप उसको देखेंगे। ठीक है, अगर बी की बात करूंगा तो संघ राज्य क्षेत्रों पर क्या है मेरे प्यारे बच्चे? प्रवर्तन। संघ राज्य क्षेत्रों पर संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रवर्तन, संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रवर्तन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे राज्य विधानमंडल इसका राइट आंसर होगा कि महानगरीय क्षेत्रों के लिए जो योजना संबंध जो है महानगर योजना समिति के कार्यों के संबंध में कानून द्वारा प्रावधान किसका अधिकार है करने का? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे किसका है? राज्य विधानमंडल का है। ठीक है, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि किस रेखा से पता चलता है, क्या पता चलता है मेरे प्यारे बच्चे? कि किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चिन्ह भारत का हिस्सा है? कौन सी रेखा से पता लगता है? तो मेरे प्यारे बच्चे एक जॉनसन रेखा है, जॉनसन सीमा रेखा। ठीक है, जॉनसन सीमा रेखा, ऑप्शन नंबर जो इसका ए राइट आंसर होगा। अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं प्यारे बच्चे। अक्साई चिन्ह पर जो है क्षेत्रीय विवाद की जड़ें ब्रिटिश साम्राज्य के अपने भारतीय उपनिवेश और चीन के बीच कानूनी सीमा की स्पष्ट व्यवस्था न करने पर जो है मेरे प्यारे बच्चे विफलता में निहित है। ठीक है, ब्रिटिश राज के दौरान प्यारे बच्चे भारत और चीन के बीच दो सीमाएं प्रस्तावित की गई थी। कौन कौन सी? देखो मैं क्या लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चे, ब्रिटिश राज के दौरान, ब्रिटिश राज के
ब्रिटिश राज के दौरान की बात मैं करूंगा यहाँ पे, ठीक है, जिससे आपको पता रहेगा। मैंने ये यहाँ पे लिख दिया कि किस टाइम की बात हो रही है। ये ब्रिटिश राज के टाइम की बात हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ब्रिटिश राज के दौरान में जो भारत और चीन के बीच, किस किसके बीच, भारत, भारत और चीन, इसके बीच में मेरे प्यारे बच्चे क्या किया गया था, दो सीमाएं प्रस्तावित की गई थी। कितनी सीमाएं, इसके बीच में मेरे प्यारे बच्चे दो सीमाएं प्रस्तावित की गई थी। दो सीमाएं, दो सीमाएं प्रस्तावित, ठीक है। ब्रिटिश राज के दौरान प्यारे बच्चे भारत और चीन के बीच जो दो सीमाएं प्रस्तावित की गई थी, एक थी आपकी जॉनसन लाइन। पहली कौन सी थी प्यारे बच्चे, एक थी आपकी जॉनसन लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। एक तो है आपकी जॉनसन लाइन या जॉनसन सीमा रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है, जॉनसन सीमा रेखा। और एक थी मेरे प्यारे बच्चे, आप सब जानते हो, मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड लाइन। एक थी आपकी मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड सीमा रेखा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ये दो जो है भारत और चीन के बीच दो सीमा रेखा थी ब्रिटिश राज के दौरान, ठीक है, जॉनसन सीमा रेखा और एक मैकडोनल्ड सीमा रेखा, ठीक है मेरे बच्चे। अब क्या हुआ कि अक्साई चीन को जो है भारतीय नियंत्रण में प्रदर्शित करती है। अक्साई जो चीन है, अक्साई चीन को भारतीय नियंत्रण में प्रदर्शित करती है, जबकि मैकडोनल्ड लाइन इसे चीन के नियंत्रण में प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये जो है, अगर इसके लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या दर्शाती है मेरे प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर ये जो है जॉनसन लाइन, जॉनसन लाइन क्या दर्शाती है प्यारे बच्चे, अक्साई चिन्ह। ये ये अक्साई चिन्ह को दर्शाती है, अक्साई चिन्ह, ठीक है। और मैकडोनल्ड लाइन इसे चीन के नियंत्रण में प्रदर्शित करती है, चीन के नियंत्रण में, चीन के नियंत्रण में, ठीक है। अगर चीन के नियंत्रण की बात पूछी जाती तो मैकडोनल्ड सीमा रेखा होती, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन अब पूछा क्या है, जॉनसन सीमा रेखा के बारे में पूछा है, तो जो क्या दर्शाती है प्यारे बच्चे, अक्साई चिन्ह दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका राइट आंसर है ए, ठीक है। मैं यहां बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, कि एक रेड क्लिफ रेखा, आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मुझे। क्या दिया गया है आपका, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ये प्यारे बच्चे किन दो देशों के बीच स्थित है, ये जो है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे आप, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे से मैकमोहन की, ऑप्शन में दिया है आपके में मैकमोहन, मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है प्यारे बच्चे, ये भारत और चीन के बीच, भारत, भारत और चीन के बीच में है। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, मैकमोहन हो गया, मैकडोनल्ड सीमा रेखा भी बता दिया, ठीक है। अगर हम बात करें, अब एक और आती है प्यारे बच्चे, डूरंड रेखा, डू डूरंड रेखा। ये किन दो देशों के बीच संबंधित है, भारत और अफगानिस्तान के, भारत और, भारत और अफगानिस्तान के बीच है, अफगानिस्तान, ठीक है। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, नियंत्रण रेखा, तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, और भी रेखा है, जैसे वो लिखवा दिया ना मैंने, मैकमोहन लिखवा दिया, भारत और चीन के बीच में है, ठीक है, क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चे इन तीनों में जो है भारत से संबंधित चल रहा था। अगर मैं बात करूं, एक रेखा है आपका हिंडनबर्ग, कौन सी रेखा है, हिंडन, हिंडनबर्ग रेखा। तो ये रेखा जो है मेरे प्यारे बच्चे किन दो देशों के बीच संबंधित है, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी और पोलैंड, ठीक है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में है प्यारे बच्चे ये रेखा, कौन सी आपकी, हिंडनबर्ग, ठीक है। एक है आपका मैनरहीन रेखा, मैनर, मैनरहीन रेखा। तो ये किसके किन दो देशों के बीच है, ये सोवियत रूस और फिनलैंड, सोवियत रूस, सोवियत रूस और फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है। जो नोकिया कंपनी के मोबाइल है ना, तो नोकिया कंपनी प्यारे बच्चे फिनलैंड की है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, लिखवाया नहीं है मैंने, फिनलैंड की है नोकिया कंपनी, ठीक है। मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा, ये जो है फ्रांस द्वारा खींची गई, जर्मनी और फ्रांस के बीच है, ठीक है। किसके द्वारा खींची गई थी, फ्रांस के द्वारा खींची गई थी, जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी और, जर्मनी और फ्रांस, ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। चलिए, 24वीं समांतर पैरेलल रेखा, 24वीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा प्यारे बच्चे, ये जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में है, ठीक है। भारत और, भारत और पाकिस्तान, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं 49वीं समांतर रेखा, कौन सी, 49वीं समांतर
समानांतर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? समानांतर। समानांतर। ठीक है। तो 49वीं समानांतर रेखा मेरे प्यारे बच्चे किन दो देशों के बीच संबंधित है? ये है आपके उत्तरी अमेरिका और कनाडा। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और प्यारे बच्चे कनाडा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, एक सीज फ्राइड रेखा भी है, ये भी क्यों छोड़े, मैं लिखवाई देता हूं, याद भी आ गया। सीज फ्राइड रेखा, सीज, सीज फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड रेखा जो है मेरे प्यारे बच्चे जर्मनी और फ्रांस के बीच है। जर्मनी और फ्रांस। ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ चुके हैं बहुत सारे जो है इनमें से, तो आप याद रखेंगे इसमें। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए राइट आंसर था, जॉनसन सीमा रेखा जो है प्यारे बच्चे वो अक्साई चिन्ह भारत का हिस्सा है। ठीक है, चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत भारी यात्रा मोटर यान से अभिप्रेत है कि ऐसा कोई सार्वजनिक सेवा यान या निजी सेवा यान या कोई शैक्षिक संस्था बस या कोई सर्वोपयोगी बस जिसमें से किसी का भी सफल यान भार या ऐसी मोटर कार जिसका लदान रहित भार कितना होना चाहिए, ये उसमें पूछा है मेरे प्यारे बच्चे, 12,000 किलोग्राम से अधिक हो। ठीक है, कितने से? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए। ठीक है, कि मोटरयान अधिनियम 1988 की कौन सी धारा प्यारे बच्चे? मोटरयान, क्या लिखूंगा मैं? मोटरयान अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, मोटरयान अधिनियम कब आया था? ये 1988 में, 1988। ठीक है, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा मेरे प्यारे बच्चे 2 की उपधारा 7 के अनुसार अगर भारी यात्रा मोटर वाहन का अर्थ है कि कोई भी सार्वजनिक सेवा वाहन या निजी सेवा वाहन, अगर शैक्षणिक संस्थान बस या सर्वोपयोगी बस जिसमें से कोई या किसी का भी सफल वाहन वजन या किसी मोटर कार जिसका लदान रहित वजन कितने से अधिक है? 12,000 से अधिक है। ठीक है, 12,000 किलोग्राम से अधिक है। तो ये किसमें दिया गया मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका दिया मोटर वाहन अधिनियम की धारा, किसमें दिया गया? ये दिया गया धारा 2 के उपखंड, धारा 2 उपखंड 7 में। ठीक है, ये प्रावधान करता है। तो ये किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? ये जो पूरी रामायण इसमें जो पढ़ दी है वो एक ठेका गाड़ी के लिए दिया गया है। किसके लिए कहा गया है ये सब? ठेका वाली गाड़ी के लिए, जिसका भार कितना नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चे? 12,000 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए पैसेंजर बिठाने के बाद भी। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अगर मैं करूं धारा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी है धारा 2 में, कई सारी उपधाराएं हैं। ठीक है, कई सारी इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चे? उपधाराएं भी दी गई हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, भारी मात्रा मोटरयान, अगर मैं 217 की बात करूं, भारी मात्रा, भारी मात्रा मोटरयान, भारी मात्रा मोटरयान आपका 2 उपखंड 17 में दिया गया है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। प्राइवेट सेवायान किसमें है? धारा 233 में है आपका, क्या है प्यारे बच्चे? प्राइवेट सेवायान, प्राइवेट, प्राइवेट सेवायान। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे, वैसे तो बहुत सारे हैं उसमें, मैं किसकी बात कर रहा था? हाँ, यातायात संकेत की बात करता हूं, 245 में दिया गया है। धारा 2 उपखंड 45 में क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चे? यातायात संकेत, यातायात संकेत। ठीक है प्यारे बच्चे, यही अगर मैं बात करूं आपसे, अब यहां धारा आती है आपकी 3, किसकी बात करूंगा मैं आपसे? धारा 3। धारा 3 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? धारा 3 कहती है जो चालन अनुमति की आवश्यकता, यानी कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान तभी चलाएगा मेरे प्यारे बच्चे जब उसके पास क्या होगा? यान चलाने के लिए उसे अधिकृत करते हो उसके नाम में दी गई प्रभावी जो है चालन अनुज्ञप्ति है। ठीक है प्यारे बच्चे, तभी उसको चलाने की अनुज्ञप्ति दी जाएगी। तो इसमें क्या दिया गया है कि चालन, चालन अनुपति की आवश्यकता, चालन अनुपति की, अनुक्ति की आवश्यकता, ये आपका किसमें दिया गया है? धारा 3 में दिया गया है। ठीक है, अब धारा 4 की मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, उसमें आयु की बात की गई है कि कितनी आयु का बच्चा जो है, कितनी आयु का पर्सन कार, बाइक या बाहरी वाहन चला सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? मोटरयान, मोटर, मोटरयान चलाने के, मोटरयान चलाने के संबंध में, संबंध में आयु सीमा, संबंध में आयु सीमा। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं बात कहूं कि किसी भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अगर कम आयु का है तो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जहां पे लोग रह रहे हैं उस स्थान पर प्यारे बच्चे मोटरयान नहीं चला सकता है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि अगर 18, मान लीजिए मैं कहूं कि धारा 18 है, इसमें अगर उसके उपबंधों को अधीन रखा जाता है तो मेरे प्यारे बच्चे अगर किसी की व्यक्ति की जो आयु है मेरे प्यारे बच्चे अगर 20 वर्ष से कम का है तो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जो है प्यारे बच्चे कैसा वाहन नहीं चला सकता है? कोई भी वाहन नहीं चला सकता, परिवहन यान जो सवारियों वाले होते हैं उन परिवहन यान को वो नहीं चला सकता है। ठीक है, ये इसमें जो आयु की बात की गई है, आयु सीमा की बात की गई है धारा 4 में। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे 8 का, धारा, धारा 8, धारा 8, धारा 8 क्या प्रावधान करती है प्यारे बच्चे? कि जो शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का दिया जाना, शिक्षार्थी
किसका? शिक्षार्थी, ठीक है, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का दिया जाना, दिया जाना। यानी मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और मोटरयान चलाने के लिए निरहित नहीं है, क्यों? क्योंकि जो उस समय चालन जो अनुज्ञप्ति धारण करने में मेरे प्यारे बच्चे अप्रेरित क्रिया निरहित नहीं है, ठीक है, अगर धारा 7 के अधीन रहते हुए भी अगर वो क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षार्थी अगर अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए अनुज्ञप्ति अधिकार को आवेदन कर सकेगा, ठीक है, कि धारा 7 के अधीन जो क्या करेगा, आवेदन करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे, और भी बहुत सारी धाराएं मुझे याद आ जाती हैं, 11 की बात करूंगा मैं। धारा धारा 11 क्या प्रावधान करती है मेरे प्यारे बच्चे? धारा 11 ये प्रावधान करती है उसके परिवर्धन के लिए, किसके लिए? अनुज्ञप्ति चालन अनुज्ञप्ति में परिवर्धन, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं आपसे धारा 20, धारा 20 की बात करूं, तो धारा 20 क्या कहती है प्यारे बच्चे? न्यायालय की निर्हित करने की शक्तियां, न्यायालय की कौन सी शक्तियां प्यारे बच्चे? निरहित करने की शक्तियां, निरहित करने की शक्तियां या करने की शक्ति, ठीक है, ये आपकी धारा 20 में दी गई है, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर था कि 12,000 किलोग्राम से जो उसका वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी बस या कोई सर्वो बस है जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ गया कि भारत में क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? क्वेश्चन कहता है आपका, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो मेरे प्यारे बच्चे, भारत में जो पहला पुर्तगाली वायसराय था वो आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। कौन था? फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये पिछली क्लास में भी पूछा गया था, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्मेडा भी लिख देता, अल्मीडा भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो प्यारे बच्चे 1505 से 1509 में आया था, 1505 से 1505 में आया था और 9 तक जो है मेरे प्यारे बच्चे वायसराय बनकर आया था। 1505 से 1509 तक जो भारत में पहला पुर्तगाली, भारत में भारत में पहला भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था, पुर्तगाली वायसराय बनकर आया, ठीक है प्यारे बच्चे। कंप्लीट लिखवा दिया मैंने पूरी लाइन, ठीक है। टाइम लगता है, कोई बात नहीं, आप इसमें कंफ्यूज ना रहे कि क्या लिख दिया गया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन था, कब था, ये सब लिखवा दिया मैंने, ठीक है। उसने प्यारे बच्चे भारत पर जो है प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचार किया, ठीक है, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जान जाते हैं, ठीक है। इसने कौन सी नीति अपनाई थी प्यारे बच्चे? अगर नीति की बात की जाए, इसके द्वारा एक नीति अपनाई गई थी और वो कौन सी नीति थी? उसको हम कहते थे ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है प्यारे बच्चे, और क्या बोलते थे उसको? शांत जल भी बोलते थे, शांत जल की जो है नीति इसने अपनाई थी, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर तो वैसे ए इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर अब बात की जाए आपकी वास्को डी गामा की, इसकी वास्को डी गामा की अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे प्यारे बच्चे, वास्को डी गामा, तो मेरे प्यारे बच्चे वास्को डी गामा जो भारत आया था कब? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे 20 मई 1498 को भारत आया। कहां पे आया था ये प्यारे बच्चे? भारत आया था, ठीक है। एक पुर्तगाली खोजकर्ता था जिसने समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा, ठीक है। पहला यूरोपीय था ये, कौन था ये? यूरोपीय, कौन था मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है यूरोपीय था, ठीक है, क्लियर है। यूरोप और भारत के बीच एक समुद्री मार्ग की खोज की, यूरोप एक यूरोपीय था, ठीक है। यूरोप और एक खोज की इन्होंने, यूरोप और भारत के बीच किसकी खोज की थी प्यारे बच्चे? भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज की, समुद्री मार्ग की खोज की, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात करूं इस आपसे, क्या कहना चाहता था, हाँ, एक चीज तो रह गई, वो ये कि प्यारे बच्चे, ये जो है ये भारत के कालीकट में उतरा था। कहां पे आया था ये? पहले सबसे पहले कालीकट, कालीकट पहुंचा, सबसे पहले ये प्यारे बच्चे कहां पहुंच गया था? कालीकट पहुंचा था, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका प्यारे बच्चे? क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल की संस्कृत रंगभूमि कला का एक रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा केरल की संस्कृत रंगभूमि कला का एक रूप है? तो मेरे प्यारे बच्चे, कुडियाट्टम जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, जो कुडियाट्टम है, ये केरल का पारंपरिक मंदिर नृत्य है। लिख देता हूं केरल का, ये केरल का, क्या लिखूंगा मैं? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, केरल का पारंपरिक, केरल का
पारंपरिक एक मंदिर नृत्य है, मंदिर नृत्य है। ठीक है, क्लियर है। और एक चीज और प्यारे बच्चे, ये जो है यूनेस्को जो है ना, उसकी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचीबद्ध है। ठीक है, किसमें किसने इसको जो है प्यारे बच्चे, ये यूनेस्को धरोहर में भी शामिल है, कुडियाट्टम नृत्य जो है। ठीक है, अब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ओट्टमुथलाल, ओट्टमथु लाल, इनके जो है ये कहाँ का, केरल का ही नृत्य है। ठीक है, ये नृत्य और काव्य प्रदर्शन है। अब यहाँ लिखेंगे हम प्यारे बच्चे, केरल के, केरल के कौन से नृत्यों की बात करेंगे हम प्यारे बच्चे, लोक नृत्य। केरल के लोक नृत्य कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे, चलिए वो लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओटुमथुलाल, एक क्या हो जाएगा, ओट्टमथु लाल। ठीक है, क्लियर है। और एक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका कोलकली, कौन सा, कोलकली, कोलकली। ठीक है, और है आपका प्यारे बच्चे टप्पटिकली, टप टप्पटिकली। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तुल्लल। ठीक है, क्या हो जाएगा, तुल्लल। ठीक है, और कुडियाट्टम इसमें है ही आपका कलारी पट्टू, कलारी पट्टू। ठीक है, और है आपका पडायनी, पडायनी। ठीक है, मार्गो मकली, मार्गो मकली, मार्गो मकली। ठीक है, और एक है आपका कृष्णाट्टम, ये भी लिख देता हूं नीचे ही, कृष्णाट्टम। ये सभी जो है प्यारे बच्चे केरल के लोक नृत्य हैं आपके। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ यहाँ पे। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे, और भी वैसे उड़ीसा की बात कर लेते हैं, उड़ीसा की, किसकी, उड़ीसा के, उड़ीसा के लोक नृत्य, उड़ीसा के लोक नृत्य की बात करते हैं यहाँ पे। तो उड़ीसा के लोक नृत्य कौन से होंगे प्यारे बच्चे, एक तो गोटीपुआ है, कौन सा है, गोटीपुआ। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे पारंपरिक लोक नृत्य है कहाँ का, उड़ीसा का। ठीक है, छऊ है, छऊ है। ठीक है, मयूरभंज छऊ है एक तो, मयूर, मयूरभंज छऊ, एक छऊ है, और एक मयूरभंज छऊ है। ठीक है, घुमारा नृत्य, घुमारा नृत्य भी है। ठीक है, और रणपा, रणपा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, दलखाई नृत्य, दलखाई, दलखाई नृत्य कहाँ के हैं ये उड़ीसा के हैं सब। ठीक है, एक टाइगर डांस या बाघ नाच भी बोलते हैं उसको, एक और है इसमें टाइगर डांस, टाइगर डांस भी बोलते हैं, और उसको बाघ नाच नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, कंघेई, कंधेई, क्या हो जाएगा, कंधेई। ठीक है, पाइका, क्या हो जाएगा, एक है पाइका, और प्यारे बच्चे रंगबती। ये सभी नृत्य कहाँ के हैं, ये उड़ीसा के हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब मेरे प्यारे बच्चे किसकी, राजस्थान की, राजस्थान, राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से होंगे, उनकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। मैं बात करूंगा सबसे पहले प्यारे बच्चे, राजस्थान में एक है सबसे घूमर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, घूमर। ठीक है, राजस्थान का प्यारे बच्चे राज्य नृत्य है। ठीक है, भील जनजाति द्वारा जो है प्यारे बच्चे, ये देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसकी, देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए, कौन सी जनजाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्यारे बच्चे भवई, कौन सा हो जाएगा, भवई। कालबेलिया, कौन सा हो जाएगा, एक कालबेलिया। और है प्यारे बच्चे आपका गनगौर, गनगौर। ठीक है, झूलन, झूलन। और एक है आपका प्यारे बच्चे ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य। ये आपके सभी जो है राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैं बात करूंगा असम के लोक नृत्य, किसके प्यारे बच्चे, असम के, असम के लोक नृत्य। ठीक है, जब इतना किया तो इतना और कर लेते हैं। ठीक है, असम का क्या हो जाएगा, बगरुम्भा, बगरुम्भा। ठीक है, बिहू, क्या हो जाएगा, बिहू। और क्या हो जाएगा, बिछुआ, बिछुआ। नट पूजा, नट पूजा। ओजापाली, ओजापाली। काठी, और क्या होगा, काठी। ठीक है, चोंगली, चोंगली। और झूमर, झूमर। ये देखो राजस्थान में है घूमर, लेकिन असम का है झूमर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये जो झूमर है प्यारे बच्चे, ये कुलियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ये नृत्य, कुलियों द्वारा, जो कुली होते हैं ना, कुलियों द्वारा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे, सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो है प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके क्वेश्चन में बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत, किसके मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत अगर एक महिला जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को, कितने कम उम्र के बच्चे को, 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को, जो प्यारे बच्चे अगर वो गोद ले लेती है तो वह बच्चे को उसे सौंपे जाने की तारीख से कितने महीने या कितने सप्ताह या कितने वर्ष की अवधि के लिए मातृत्व लाभ की हकदार होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे वो सिर्फ 12 सप्ताह, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा कानून 2020 के तहत। ठीक है, किसके तहत, मैं लिखूंगा आपको सामाजिक 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 सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा कानून 2020 की बात करूंगा मैं। ठीक है, उसकी एक धारा दी गई है मेरे प्यारे बच्चे, धारा कौन सी, 60 का उपखंड 4। इसके अनुसार प्यारे बच्चे, एक महिला जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से अगर गोद लेती है तो वो बच्चे को उसे सौंपे जाने की तारीख से, यानी आज अगर सौंप दिया है तो उससे 12 सप्ताह की अवधि के लिए मातृत्व लाभ की हकदार होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका भी राइट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का जो दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था प्यारे बच्चे 1984 में किया गया था। ठीक है, संशोधन दूसरा संशोधन जो हुआ था वो आपका 1984 में हुआ था, किसका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में। ठीक है प्यारे बच्चे, 1984 को जो है पारित किया गया था दूसरा संशोधन अधिनियम। इस संशोधन का प्यारे बच्चे मुख्य उद्देश्य क्या था, इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य, मुख्य, भाई क्यों ही बना दिया गया, ये ऐसे तो बना दिया नहीं गया होगा भाई, कुछ तो कारण रहा होगा ना इसको बनाने का। तो प्यारे बच्चे, उद्देश्य क्या था कि हिरासत के हिरासत के आधारों को हिरासत के आधारों के लिए हिरासत के आधारों के लिए प्यारे बच्चे स्पष्ट करना था। ठीक है, के लिए स्पष्ट करना। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य था कि हिरासत के आधारों को स्पष्ट करना। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था मेरे प्यारे बच्चे, 1980 को। ठीक है प्यारे बच्चे, इसकी अधिनियम संख्या कितनी है, अधिनियम अधिनियम संख्या, देखो पूछने को पेपर में कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि ना तो एग्जाम आप बनाओगे और ना बनाएंगे हम। ठीक है, तो इसकी अधिनियम संख्या होगी प्यारे बच्चे 65 किसकी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे इसकी धारा किसकी, 3 की, पिछली क्लासेस में भी मैं कर चुका हूं, फिर एक बार और कर देते हैं। धारा 3 क्या संशोधन कर दिया प्यारे बच्चे कि जो व्यक्ति है उसके निरोध के लिए आदेश बनाने की शक्ति, यानी अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध अगर निरोध करना है तो उसके लिए क्या बनाएंगे प्यारे बच्चे, एक शक्ति बनाएंगे, और उस शक्ति का आदेश करने के लिए, यानी आदेश बनाने की शक्ति, विशेष व्यक्तियों के, क्या लिखेंगे हम, विशेष व्यक्तियों के विशेष विशेष व्यक्तियों के निरोध के लिए आदेश बनाने की शक्ति, आदेश बनाने की शक्ति। धारा 4 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, धारा 4 में कहता है निरोधादेश का निष्पादन, निरोधादेश का निष्पादन। ठीक है, मैं बात करूंगा अब आपसे धारा 7 की, धारा 7 में क्या प्यारे बच्चे, जो व्यक्ति फरार हो गया है उसके संदर्भ में शक्तियां। ठीक है, फरार व्यक्ति के संबंध में शक्तियां, जो व्यक्ति फरार हो गया उसके संबंध में प्यारे बच्चे शक्तियां। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे धारा 9 की, धारा 9 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सलाहकार बोर्ड का गठन, सलाहकार बोर्ड का गठन दिया गया है। ठीक है, अगर आपने क्लास कर ली है ना तो साथ ही साथ जैसे मैं लिख देता हूं ना तो आप अपने मन में सोचिए, उससे आपको बहुत जल्दी याद होगा। मैं बात करूंगा आपको धारा 10 की, क्योंकि पिछली क्लासेस में मैं कुछ इसकी इंपोर्टेंट धाराएं लिखवा चुका हूं। ठीक है, सलाहकार बोर्ड को निर्देश, या सलाहकार सलाहकार बोर्ड का निर्देश, ठीक है, अब जब निर्देश दिया गया धारा 10 में, हाँ, सलाहकार बोर्ड का निर्देश या सलाहकार बोर्ड को निर्देश होगा, का निर्देश नहीं, सलाहकार बोर्ड को निर्देश दिया जाना कि ये काम करना है या ये नहीं करना है। ठीक है, अब काम दे दिया
सलाहकार बोर्ड को निर्देश दे दिया गया, तो फिर धारा 11 आ जाएगी आपकी कि जब उसको बोर्ड को प्यारे बच्चे निर्देश दे दिया गया तो उस निर्देश की प्रक्रिया चालू करो। तो कौन चालू करेगा? सलाहकार बोर्ड। तो सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, सलाहकार सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, ठीक है प्यारे बच्चे। अब सलाहकार बोर्ड की जब प्रक्रिया आपकी चालू हो गई तो सलाहकार बोर्ड क्या करेगा? जब प्रक्रिया चालू कर दी तो वो सूचना पर कार्यवाही करेगा। तो ये आपका दिया गया है प्यारे बच्चे धारा 12 में। क्या दिया गया है? सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्यवाही। सलाहकार सलाहकार बोर्ड की सूचना पर, यानी सलाहकार बोर्ड ने क्या किया? सूचना दे दी, तो उस पर क्या होगा? सूचना पर अब कार्यवाही शुरू होगी धारा 12 के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चे। अब उस पर कार्यवाही शुरू हो गई, क्या उसकी कोई अधिकतम अवधि है उस निरोध की? ये आपका धारा 13 कहती है कि निरोध की अधिकतम अवधि कितनी होगी? निरोध की अधिकतम अवधि, अधिकतम अवधि। और मेरे प्यारे बच्चे निरोध की अवधि कितनी रहती है प्यारे बच्चे? 12 माह यानी 1 साल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे धारा 14, यानी जो निरोधादेश है उसको रद्द करना। निरोधादेश को या निरोधादेश को रद्द करना। क्या करना प्यारे बच्चे? रद्द करना। किसमें दिया गया? आपका धारा 14 में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। कहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा। ठीक है, कि विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? तो मेरे प्यारे बच्चे जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में WTO कहते हैं, वो जो है 1995 में आया था। कौन? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब आया था मेरे प्यारे बच्चे? ये 1995 में, 1995 में आया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। ठीक है, चलिए। और इसका मेरे प्यारे बच्चे मुख्यालय कहाँ है? आप कहोगे सर इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है प्यारे बच्चे, WTO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो है मेरे प्यारे बच्चे संगठन कब अस्तित्व में आया था? 1995। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और भी बहुत सारे संगठन हैं, उनकी यहाँ पे अब हम बात करेंगे। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे यूनाइटेड नेशंस यानी UN। किसकी बात करूं मैं? शॉर्ट में लिख देता हूं मैं UN। ठीक है, अब इस यूनाइटेड नेशंस का मेरे प्यारे बच्चे कब यह अस्तित्व में आया था? 1945 में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो सर यहाँ तक तो ठीक था। अब इसका मेरे प्यारे बच्चे हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है सर, अगर सर हम पूछ लें आपसे कहाँ के लिए पूछ लेते हैं, जैसे हम पूछे इकोसोक, किसकी बात करेंगे हम? शॉर्ट में लिख देता हूं मैं ECOSOC, यानी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसका जो है प्यारे बच्चे गठन 1945 में किया गया था। 1945 में किया गया था। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे? न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे किसकी? संयुक्त राष्ट्र न्यायालय, या फिर मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे यूनिसेफ की, इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा यूनिसेफ, जो मेन पॉइंट है उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यूनिसेफ का गठन मेरे प्यारे बच्चे 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी आपका न्यूयॉर्क में है। लिख ही देता हूं, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP, ठीक है प्यारे बच्चे, इसका गठन कब किया गया था? 1961 में। 1961 में इसका गठन किया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? रोम में है, यानी इटली में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं अंकटैड, UNCTAD, ठीक है, यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन प्यारे बच्चे 1964 में अस्तित्व में आया था। 1964 में अस्तित्व में आया था। और जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? जिनेवा में। कहाँ पे बनाया गया था मेरे प्यारे बच्चे? इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो जिनेवा में था। ठीक है, एक आता आपका UNDP, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNDP, इसको प्यारे बच्चे ये कब गठित किया गया था? ये जो है आपका 22 नवंबर 1965 को, 1965 को जो है ये प्यारे बच्चे अस्तित्व में आया था। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? आपका न्यूयॉर्क में है। एक है आपका प्यारे बच्चे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में हम? UNFPA। UNFPA, इसका मुख्यालय कहाँ पे है प्यारे बच्चे? सॉरी, इसका अस्तित्व में कब आया? 1969 में। और मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है मुख्यालय इसका? न्यूयॉर्क में। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। अब मैं बात करूंगा आपसे यूनेप की। किसकी बात करूं मैं? यूनेप। यूनेप, ठीक है, यूनेप भी है ये। ठीक है, यूनेप, यानी ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका जो है गठन कब किया गया था? 1972 में। ठीक है,
पर्यावरण से संबंधित है। और मेरे प्यारे बच्चे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में। नैरोबी नैरोबी कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में। ठीक है, यूनेप हो गया। यूनेप के बाद अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे आईटीयू की, यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, आईटीयू, जिसका गठन 1865 में किया गया था। क्या है? आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यूनियन। ठीक है, इसका गठन कब किया गया? 1865 में। 1865 में इसका गठन किया गया था प्यारे बच्चे, और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था वो जिनेवा में बनाया गया था। कहाँ पे? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं यूपीयू है एक, जो क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, यूपीयू। यूपीयू, ठीक है प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहा हूं मैं? यूपीयू। इसका गठन कब किया गया था प्यारे बच्चे? 1874 में। 1874 में इसका गठन किया गया, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बर्न, यानी स्विट्जरलैंड में है। बर्न, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है प्यारे बच्चे। एक है आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी आईएलओ। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आईएलओ। ठीक है, आईएलओ प्यारे बच्चे किस वर्ष गठित किया गया था? 1919 में जो है प्यारे बच्चे अस्तित्व में आया था। कंप्लीट बात करूं तो 28 जून को, 187 सदस्य देशों के साथ। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पे है? स्विट्जरलैंड, यानी जिनेवा में। जिनेवा। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। जैसे मैं करूं आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करूं, आईएमएफ। आईएमएफ, आईएमएफ ये कब गठित किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है 1944 में। ठीक है, 1944 में। लेकिन संचालित कब किया गया था? 1945 में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे प्यारे बच्चे? वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। अब मैं बात करूंगा आपसे यूनेस्को। यूनेस्को, यूनेस्को कब अस्तित्व में आया था मेरे प्यारे बच्चे? 1945 में। कंप्लीटली बात करूं तो मैं 16 नवंबर 1945 को 195 और 8 सहयोगी देशों के साथ। ठीक है, 195 देश थे, लेकिन सहयोगी सदस्य कितने? 8। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस। कहां पे है? पेरिस। कहां? फ्रांस में। ठीक है, क्या था ये? यूनेस्को, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हुआ? चलिए, अगर हम बात करें प्यारे बच्चे वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, WORLD, WORLD, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को मेरे प्यारे बच्चे कब गठित किया गया था? ये हुई थी आपकी 1944 में। 1944 में गठित किया गया था, और इसका मेरे प्यारे बच्चे वाशिंगटन डीसी में क्या था? इसका जो है मुख्यालय, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है यहां तक सबको? चलिए, एक है मेरे प्यारे बच्चे आपका FAO, जो खाद्य कृषि संगठन है। FAO, FAO, इसका गठन मेरे प्यारे बच्चे आपका 1945 में हुआ था। कब? अक्टूबर में 1945 में। कहां पर? इटली, रोम में इसका मुख्यालय है। कहां पे है मेरे प्यारे बच्चे? इटली, इटली, रोम में। ठीक है, क्लियर है। ICAO, एक है आपका ICAO, जिसको क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय नागरिक अन्यन। ठीक है, इसका प्यारे बच्चे 1944 में जो इसको गठित किया गया था, और इसका मुख्यालय कहां है आपका? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। कहां पे है? कनाडा में। मॉन्ट्रियल, कनाडा, मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट्स थे आपके, जो है ये क्या है? ये सभी प्यारे बच्चे अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं। ठीक है, क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिनकी आपको जो है कहाँ इनका हेडक्वार्टर है। ये किससे संबंधित था प्यारे बच्चे? ये आपके हेडक्वार्टर थे, HQ। ठीक है, ये गठन कब किया गया था वो संबंधित है। ठीक है, और ये आपके क्या है? WTO, UN, ये सब आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेता है? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सदस्य के चुनाव में भाग लेता है? ऑप्शन ए दिया है आपको, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य बिल्कुल नहीं लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ लोकसभा के सदस्य लेते हैं। तो इसमें प्यारे बच्चे राज्यसभा के सदस्य कहां से आ जाएंगे? तो पहला तो आपका ऑलरेडी गलत हो गया। नेक्स्ट दिया प्यारे बच्चे, केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। नहीं भैया, सिर्फ होता ही केवल लोकसभा के सदस्य ही जो है लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव भाग लेते हैं। बी भी गलत हो गया आपका। केवल राज्यसभा के सदस्य, भैया कहां से ले लेंगे? बात तो लोकसभा की हो रही है। और ऑप्शन डी दिया है आपको, केवल लोकसभा के सदस्य, ये आपका सही है। ये आपका सही है अनुच्छेद 93 के अनुसार। ठीक है, क्या सही है मेरे प्यारे बच्चे? ये देखो, मैं बात करता हूँ कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चे, केवल लोकसभा सदस्य ही भाग लेंगे। राज्यसभा के सदस्यों को तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और मैं बात करूं प्यारे बच्चे, जो संसद है ना, उसके प्रत्येक सदन का अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, प्रत्येक जो सदन है, ठीक है, लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, इनका जो है प्यारे बच्चे अलग अलग क्या होता है? एक पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, मैं बात करूं राज्यसभा में इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? सभापति। और लोकसभा में इसको अध्यक्ष कहते हैं। देखो कैसे लिखूंगा मैं इसको। मैं बात करूंगा पहले, संसद के प्रत्येक सदन का एक अपना पीठासीन अधिकारी होता है। संसद के प्रत्येक सदन की बात करूंगा मैं, संसद के
प्रत्येक सदन का क्या होता है प्यारे बच्चे, एक पीठासीन अधिकारी होता है। क्या होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है। अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, इसे राज्यसभा में क्या कहते हैं? देखो, किस किस में होंगे? एक तो होगा आपका प्यारे बच्चे किस में, एक तो होगा आपका राज्यसभा में। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? एक तो होगा आपका पीठासीन अधिकारी राज्यसभा में, उस राज्यसभा वाले को क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चे? सभापति। क्या कहेंगे? सभापति। ठीक है। और एक होगा आपका लोकसभा में, और लोकसभा में उसको क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? अध्यक्ष। एक कहां होगा? एक पीठासीन अधिकारी आपका लोकसभा में होगा, उस लोकसभा वाले को क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? अध्यक्ष। क्या कहा जाएगा? अध्यक्ष। ठीक है। जो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी है वो सभापति कहा जाएगा, और जो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी है उसको हम अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अगर अनुच्छेद 93 में कहूं मैं प्यारे बच्चे, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। तो इसमें जो मेरे प्यारे बच्चे, केवल लोकसभा सदस्य ही क्या मेरे प्यारे बच्चे लोकसभा के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा प्यारे बच्चे? 93 की बात करूंगा मैं। क्या प्रावधान करता है वो मेरे प्यारे बच्चे? वो प्रावधान करता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति, लोकसभा के अध्यक्ष, एक तो लोकसभा में अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है। एक क्या है प्यारे बच्चे? अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनकी नियुक्ति का प्रावधान, की नियुक्ति का प्रावधान, नियुक्ति का प्रावधान मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? अब मैं बात करता हूं आपसे 94 की, अनुच्छेद अनुच्छेद 94। जब 93 की बात होगी तो 94 की भी कर लेते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अगर पद रिक्त है तो प्यारे बच्चे पद त्याग और पद से हटाया जाना। ठीक है। यानी किसके द्वारा हटाया जाना? पद त्याग और पद से हटाया जाना। किसमें है? 94 में है। ठीक है। क्या लिखेंगे हम? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अध्यक्ष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। पद रिक्त होना किसके द्वारा प्यारे बच्चे? या तो त्यागपत्र द्वारा या पद से हटाए जाने पर। किसके द्वारा लिखेंगे हम? या तो त्यागपत्र, क्या लिखेंगे हम? त्यागपत्र से, या फिर प्यारे बच्चे पद से हटाया जाना। या तो उसने खुद त्यागपत्र दिया हुआ हो या उनको हटाया गया हो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, और हटाया जाना, पद से हटाया जाना। ठीक है। ये आपका मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 94 में दिया गया है। ठीक है। क्लियर है? चलिए और मैं एक बात कर लेता हूँ प्यारे बच्चे, अनुच्छेद, ठीक है, 98 की। क्या दिया गया प्यारे बच्चे? संसद का सचिवालय। संसद का संसद का सचिवालय। ठीक है। ये आपका 98 में दिया गया है कि संसद का सचिवालय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट आंसर होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य ही क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे? चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति की संरचना क्या है? यानी मेरे प्यारे बच्चे, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी? ठीक है कि प्यारे बच्चे विभाग संबंधित जो संसदीय स्थायी समिति है उसकी क्या संरचना है? तो मेरे प्यारे बच्चे, जो स्थायी समिति का गठन जो है संसदीय अधिनियम के उपबंधों और लोकसभा के कार्य संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, एक चीज मैं क्लियर करता हूं आपसे कि स्थायी समिति का गठन, ये जरूरी पॉइंट है, स्थायी समिति का गठन पता होना चाहिए ना कैसे होता है। स्थायी समिति का गठन गठन कैसे मेरे प्यारे बच्चे? संसदीय अधिनियम के संसदीय अधिनियम के उपबंधों संसदीय अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा के कार्य संचालन, अथवा लोकसभा के कार्य संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है। संचालन के या नियम के संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे। जो स्थायी समिति का गठन जो होगा प्यारे बच्चे, वो संसदीय अधिनियम के उपबंध से और लोकसभा के कार्य संचालन नियम के अनुसरण में किया जाएगा। ठीक है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, विभागीय स्थायी समितियां कितनी है प्यारे बच्चे? 24 हैं। कितनी है? 24 हैं। देखो मैं बात करूंगा आपसे विभागीय स्थायी विभागीय विभागीय स्थायी विभागीय स्थायी
क्या समिति, विभागीय स्थायी समिति। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे कितने सदस्य होते हैं विभागीय स्थायी समिति में? कुल संख्या 24 है। ठीक है, कितनी संख्या है? 24। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं। ठीक है, कुल संख्या कितनी है? 24 है, और प्रत्येक विभागीय समिति में लिख देता हूं, प्रत्येक प्रत्येक विभागीय समिति में, प्रत्येक विभागीय समिति में मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा उसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे अंदाज से तो अधिकतम कितने होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। अधिकतम अधिकतम कितने सदस्य प्यारे बच्चे? 31 सदस्य। ठीक है, स्थायी विभागीय समिति 24 सदस्य। नहीं, मैं कहूँ कि विभागीय स्थायी समिति की कुल संख्या है। विभागीय स्थायी समिति कितनी है प्यारे बच्चे? कुल कितनी है? 24 है। प्रत्येक विभागीय जो समिति है उसमें अधिक कितने सदस्य हैं? 31 सदस्य हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यही तो पूछा था, यही पूछा था ना आपसे। विभागीय ये भी याद रखें, हो सकता है कि ये पूछ लिया जाता आपसे कि विभागीय स्थायी समिति कितनी है, समिति की संख्या कितनी है? 24 है, लेकिन उस प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम कितने सदस्य हैं? 31 सदस्य हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। कितने सदस्य हैं? 31, जिसमें 21 सदस्यों का जो है प्यारे बच्चे माननीय लोकसभा स्पीकर द्वारा, और जो 10 सदस्य होंगे उनका राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें ए राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, और एक चीज हाँ जो मैंने अभी बोली वो मैं लिख देता हूं कि 21 सदस्य, इसमें 31 में से प्यारे बच्चे जो 21 सदस्य होंगे उनको कौन मनोनीत करेगा? वो लोकसभा स्पीकर द्वारा, लोकसभा लोकसभा स्पीकर द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा मनोनयन या मनोनीत। ठीक है, मनोनयन लिख देता हूं मैं, मनोनयन। ठीक है, 21 सदस्य तो लोकसभा स्पीकर द्वारा किए जाएंगे, और प्यारे बच्चे बचे कितने? अब आपके 10 सदस्य बचे ना, तो वो सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? वो जो है आपके राज्यसभा के सभापति द्वारा, राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति द्वारा, सभापति द्वारा मनोनयन। ठीक है, ये छोटा सा एक पॉइंट था। तो प्यारे बच्चे, विभागीय स्थायी समिति 24 है, और प्रत्येक विभागीय जो विभागीय समिति है उसमें अधिकतम 31 सदस्य होते हैं। ठीक है, और 21 सदस्यों को कौन लोकसभा स्पीकर चयनित करता है, और 10 जो बचे सदस्य हैं उनको राज्यसभा के सभापति द्वारा चयनित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चे, कहता है कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द है यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और ना ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है। क्या है? बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्रीय है। तो प्यारे बच्चे कौन दर्शाता है? ये आपका संप्रभु यानी प्रभुत्व संपन्न संप्रभु। ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चे आपका बी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय, प्रस्तावना जो होती है प्यारे बच्चे, प्रस्तावना प्रस्तावना को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? संविधान का परिचय भी कहते हैं और भूमिका भी कहते हैं। ठीक है, संविधान का प्रस्तावना को संविधान का परिचय भी कहते हैं, परिचय अथवा भूमिका कहते हैं, भूमिका कहते हैं। लिखा दिया है, छोड़ा नहीं है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, इस बार सिलेक्शन लेके रहिए प्यारे बच्चे। ठीक है, और प्यारे बच्चे इस जो ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है किसके द्वारा पेश की गई थी? भारतीय भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना किसके द्वारा पेश की गई थी प्यारे बच्चे? पंडित नेहरू द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है प्यारे बच्चे कि प्रसिद्ध काल कोठरी, ठीक है, त्रासदी के दौरान बंगाल का शासक कौन था? कब मेरे प्यारे बच्चे? प्रसिद्ध काल कोठरी त्रासदी के दौरान बंगाल का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे। किसकी बात कर रहा है ये? त्रासदी की बात कर रहा है, यानी मेरे प्यारे बच्चे 1700 की बात कर रहा है। तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। कौन था मेरे प्यारे बच्चे? सिराज सिराज उद्दौला, सिराज उद्दौला। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका जो कब से कब तक शासनकाल? 1756 से 1757, इस काल को कहा गया था। 1756 से 1757 के दौरान, ठीक है प्यारे बच्चे, 1757 56 से 1757 ईस्वी के दौरान, ठीक है लिख देता हूं, इसके दौरान मेरे प्यारे बच्चे 20 जून, कब? 20 जून 1756 को, इसके दौरान जो है मेरे प्यारे बच्चे ब्लैक होल काल कोठरी की घटना हुई। किसकी? ब्लैक ब्लैक होल काल कोठरी, काल कोठरी।
ठीक है। जब इसकी जो प्यारे बच्चे ब्लैक होल काल कोठरी की क्या हुई थी, इसकी जो घटना हुई थी, तो उस टाइम पे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। इसका उल्लेख एक अंग्रेजी अधिकारी था मेरे प्यारे बच्चे, कौन, हॉलवेल, उसने किया था। ठीक है। 18 फीट लंबी थी ये कोठरी। कोठरी कितनी थी? 18 फीट लंबी थी। 18 फुट लंबी। ठीक है। और 14 फुट चौड़ी थी। 14 फुट चौड़ी थी। इस कोठरी में प्यारे बच्चे, इसने सिराजुद्दौला ने जो 140 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। कितने अंग्रेजों को? इस कोठरी में जो है प्यारे बच्चे 140 अंग्रेजों को, 140 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। बंद कर दिया था इस कोठरी में। ठीक है। यानी 18 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी कोठरी में जो है मेरे प्यारे बच्चे 140 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। ठीक है। जिसमें सिर्फ 23 ही जिंदा बचे थे, बाकी सब मर गए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफी इंटरेस्टेड लगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे, कि रक्षा सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवा और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपका आर्टिकल 310 कहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? आर्टिकल 310। आर्टिकल 310 है प्यारे बच्चे, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। ठीक है। आर्टिकल, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 310 क्या प्रावधान करता है मेरे प्यारे बच्चे? संघ या राज्य की, संघ या राज्य की, ठीक है, सेवा करने वाले, सेवा करने वाले, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, करने वाले व्यक्तियों की, व्यक्तियों की पदावधि। ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 310 कहता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो आपका ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं 324 जो आपके भाग 15 में है। ऑप्शन बी दिया है ना आपका, अनुच्छेद 324। 324 किस भाग में है? ये आपका 15 भाग में है, जो निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है। जिसमें आपके 324 से लेके 329 का तक जो है इसमें 15 में, भाग 15 में अनुच्छेद दिए गए। 324 क्या कहता है प्यारे बच्चे, कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्वाचनों के, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और, निर्देशन और, निर्देशन और नियंत्रण का, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में, निर्वाचन आयोग में निहित होना, निर्वाचन आयोग में निहित होना, निहित होना। ठीक है। किसमें दिया गया आपका? ये 324 में। अब आपका एक अनुच्छेद दिया गया, ऑप्शन नंबर सी है आपका 275। ठीक है। 275, अनुच्छेद 275। ये 275 मेरे प्यारे बच्चे किससे संबंधित है आपका? ये संघ और राज्यों के बीच के जो वितरण है उनमें दिया गया है। और 275 क्या संपूर्ण करता है मेरे प्यारे बच्चे, कि जो राज्य हैं उनके संघ के अनुदान, कुछ राज्यों, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, संघ से अनुदान। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे 355 की, 355, अनुच्छेद, अनुच्छेद 355 दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे बच्चे 355 जो है आपका, ये कहाँ है? भाग 18 में है। ये बात याद रखेंगे। और ये क्या प्रावधान करता है प्यारे बच्चे, जो बाहरी साइड से जो आक्रमण होते हैं या आतंक, आंतरिक अशांति होती है, तो राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, और आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति से राज्य की, अशांति से राज्य की संरक्षा करने, संरक्षा करने का किसका कर्तव्य प्यारे बच्चे? संघ का कर्तव्य, संघ का कर्तव्य। ठीक है। ये आपका जो है 355 में दिया गया है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को मेरे प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, जो आपके जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत जो घरेलू कचरे होते हैं, उस अपघटन को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम जैवनीकरण। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जैव निम्नीकरण प्रदूषण। ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक सूक्ष्म जैविक क्रियाओं अथवा प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, कि इसमें, किसमें? जैव निम्नीकरण में मेरे प्यारे बच्चे, सूक्ष्म जीव द्वारा जो है क्या होता है, ये विघटित नहीं होते, ये भी याद रखेंगे। अनिम्नीकरण वाले, ठीक है, निम्नीकरण वाले तो क्या होते थे पहले? जैविक क्रियाओं द्वारा ये विघटित हो जाते हैं, लेकिन अनिम्नीकरण वाले नहीं होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चे डी इसका राइट आंसर है। जैव निम्नीकरण प्रदूषण जो है मेरे प्यारे बच्चे, वो घरेलू कचरे के उपखंड के अपघटन को कहा जाता है। ठीक है। जो घरेलू कचरा होता है उसका अपघटन किया जाता है, उसको हम जैव निम्नीकरण कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये विघटित हो जाता है और जो विघटित नहीं होता है वो अनिम्नीकरण प्रदूषण, ठीक है, कहा जाता है उसको। जैसे प्लास्टिक है, भारी धातु है, ठीक है, और भी है जैसे शीशा है, तो ये सब क्या रहेंगे आपके, ये अनिम्नीकरणीय रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोक अदालत शब्द का अर्थ क्या है? लोक अदालत शब्द का अर्थ क्या है? यानी जन अदालत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। लोक अदालत का अर्थ है प्यारे बच्चे लोगों का न्यायालय या जन अदालत भी कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी अदालत है मेरे प्यारे बच्चे जहाँ पे जो न्यायालय है उसमें जो लंबित मामले या मुकदमे पहले से स्थित या जुड़े होते हैं ना, उनको समझौता करना, उनका जल्दी से जल्दी निपटारा करना, ठीक है। आपसी समझौते के आधार पर जो इन मुकदमों को निपटा दिया जाता है, किसके द्वारा? लोक अदालत के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे 36 से 51 की अगर मैं बात करूंगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहा है उसने? नीति निर्देशक तत्व की बात करूंगा मैं। नीति नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है मेरे प्यारे बच्चे, ये किस भाग में है? ये है आपके भाग 4 में है, ठीक है। और अनुच्छेद प्यारे बच्चे कहां से कहां तक? अनुच्छेद 36 से प्यारे बच्चे 51 तक जो है ये दिए गए हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे इन नीति निर्देशक तत्वों को जो है कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था प्यारे बच्चे? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 42वां 1976, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया, नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। नीति निर्देशक तत्वों को जो है ये जोड़ा गया था, ठीक है। किसमें है? ये आपके भाग 4 में है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, और ये नीति निर्देशक तत्व प्यारे बच्चे कहां से लिए गए हैं? ये नीति निर्देशक तत्व जो प्यारे बच्चे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहां से? आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं ये, ठीक है प्यारे बच्चे। और मूल कर्तव्य किसमें है? आपके भाग 4 का में है। मूल कर्तव्य की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, किसमें है? आपके भाग भाग 4 का में है। कौन? आपके मूल कर्तव्य, ठीक है। टोटल कितने कर्तव्य हैं मेरे प्यारे बच्चे? 11 हैं। पहले 10 थे लेकिन अब जो है 11 हो गए, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। कितने हैं? 11 हैं। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था प्यारे बच्चे? किसकी सिफारिश पर? किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह स्वर्ण सिंह समिति की स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। 1976 में कौन सा संशोधन? 42वां, ठीक है। ये जो लिखवाया ना 42वां संविधान संशोधन 1976 में भी क्या प्यार बच्चे नीति निर्देशक तत्वों को इनको भी जोड़ा गया था, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और ये पहले 10 थे लेकिन 11वां कब जोड़ा गया था? 2002 में, ठीक है। 11वां 11वां कब जोड़ा? जो 11वां नीति निर्देशक था प्यारे बच्चे वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन में, 86वें संशोधन में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सभा कानून जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हों या उनकी अपीलीकरण करते हों तो अवैधानिक क्या होंगे, यानी वो शून्य होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे किस अनुच्छेद के तहत कहा गया था, ये इसमें पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 13 ये घोषित करता है। कौन सा अनुच्छेद? 13 घोषित करता है, ठीक है, कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां जो होंगी वो किसमें है? आपके अनुच्छेद 13 में है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी राइट आंसर है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे अनुच्छेद 32 की। तो अनुच्छेद 32 क्या है मेरे प्यारे बच्चे? हाँ, भाग 3 में जो मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 32 की बात करूंगा मैं। अनुच्छेद 32 यानी भाग 3 में क्या है? आपके मूल अधिकार हैं, यानी द्वारा भाग 3 द्वारा प्रदत्त कौन? अधिकारों को, अधिकारों को भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को यानी प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, प्रवर्तित प्रवर्तित कराने के लिए प्रवर्तित कराने के लिए उपचार किसमें दिया? ये आपका अनुच्छेद 32 कहता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। 19 में क्या है? आपका वाक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 की बात करूंगा तो क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, कुछ अधिकारों का संरक्षण, ये आपका 19 में है।
एक दिया आपका 13 मैंने आपको बता दिया, यानी मूल अधिकारों से असंगति या उनका अलिपीकरण करने वाली विधियां इसमें दी गई हैं। 17 में क्या है बच्चे, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद आपका डी क्या दिया है, 17, यानी अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अस्पृश्यता का अंत। ठीक है प्यारे बच्चे। वहीं मैं बात करूंगा आपसे 18 की। अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों का अंत, उपाधियों का उपाधियों का अंत। ठीक है प्यारे बच्चे। ठीक है, 21 की बात करूंगा तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसमें दिया गया आपका, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 13 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है किसके तहत है, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उसके तहत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर है कि कौन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है मेरे प्यारे बच्चे कृषि और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक क्या है, ये यह एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, क्लियर है। भारत सरकार के तहत क्या है प्यारे बच्चे, एक ये स्वायत्तशासी संस्था है। और इसकी स्थापना की बात करूंगा प्यारे बच्चे, किसकी, भारतीय कृषि अनुसंधान, इसकी स्थापना कब की गई थी प्यारे बच्चे, 16 जुलाई 1928 को इंपीरियल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च नाम से हुई थी। किस नाम से हुई थी, किस नाम से हुई थी प्यारे बच्चे, ये हुई थी आपकी इंपीरियल काउंसिल, इंपीरियल इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल रिसर्च, रिसर्च के नाम से जो प्यारे बच्चे इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यह परिषद देश में बागवानी, मस्तिष्क, पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे, ये शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, कितने नगर निगम हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये क्वेश्चन जो है आपका 2000 किसका है, 21 का है। तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो एक जो है मेरे प्यारे बच्चे उस टाइम कितने थे, 13 थे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर 13 है। ठीक है, तो 13 थे, ये आपके 2021 के हिसाब से थे प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूंगा 2025 में, 2025 में ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के लिए कौन, नगर निगम कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे, अब 17 हैं। अब कितने हैं, 17 हैं। ठीक है, किसके लिए है ये, प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक 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 सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उस टाइम पे प्यारे बच्चे 13 थे, लेकिन अब जो है 4 और बढ़ गए 2025 तक, तो अब कितने हो गए, 17 हो गए। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए 17 नगर निगम है। ठीक है, और मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, सबसे बड़ा नगर निगम की भी बात कर लेता हूं मैं। सबसे बड़ा नगर निगम, सबसे बड़ा नगर निगम उत्तर प्रदेश का कौन सा है प्यारे बच्चे, कानपुर। कौन सा है, कानपुर है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे ये सबसे पहला भी है, सबसे बड़ा भी है और पहला भी है। ठीक है, कानपुर जो है, और इसका गठन कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चे, 1959 में किया गया था नगर निगम का। ठीक है, ये क्या है इसका गठन। ठीक है, दूसरा प्यारे बच्चे, दूसरा ये था फर्स्ट, सेकंड लखनऊ था, इसका गठन कब किया गया था प्यारे बच्चे, ये भी 1959 में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपका, कि निम्न में से किसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यालय से हटाने की शक्ति है जब संसद के प्रत्येक सदन ने एक प्रस्ताव पारित किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये तो आप सब जानते होंगे, कई बार क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। तो ये प्यारे बच्चे किसके पास है, ये भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 218 के अनुसार मेरे प्यारे बच्चे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर जो हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चे, किसके तहत, अनुच्छेद 218 के तहत, 18 के तहत वो क्या पाया जाए मेरे प्यारे बच्चे, वो या तो क्या हो, या तो सिद्ध कदाचार हो, किस स्थिति में हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार हो, सिद्ध क्या हो मेरे प्यारे बच्चे, कदाचार हो, या वो क्या हो, और अक्षमता के आधार पर, दूसरा क्या रहेगा आपका, अक्षमता के आधार पर। इन दो आधार पर मेरे प्यारे बच्चे राष्ट्रपति द्वारा जो है किसको हटाया जा सकता है, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 218 के अंतर्गत। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए यहाँ पे आपकी क्लास खत्म हो जाती है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, फिर यही बात मैं एक बार फिर कहूंगा कि मुझे आपके सिर्फ टाइम की चिंता रहती है, कि आपके पास टाइम तो बहुत कम है मेरे प्यारे बच्चे।
टाइम क्या है आपके पास? बहुत कम है। तो आप जो है कोई भी नोट्स नहीं बनाएँगे और पीडीएफ नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा टेलीग्राम चैनल पे। किस पे कराऊँगा प्यारे बच्चे? आपको जो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है? आपकी जो पिछली क्लासेस जितनी भी हो चुकी हैं सबके, ठीक है? सबके पीडीएफ नोट्स मेरे प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे हैं। आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे बना के? आप पढ़ लीजिए, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है भाई। ठीक है? इस बार आप वर्दी चमका लो बदन पे, ठीक है? एक एम बनाओ, लक्ष्य बना लो कि भाई हमें इस बार जो है सिलेक्शन लेके रहना है, ठीक है? अगर आपने एम बनाया है ना तो आप सिलेक्शन ले पाओगे। ये नहीं अरे भाई ठीक है चल रहा है, सर ने करवा दिया, कुछ कर लेंगे, नहीं। जो भी कराया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे उसको पूर्ण रूप से कीजिए। उसको जो है पूर्ण रूप से करो, जो भी आपको कराया जा रहा है, ठीक है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आप जो है मेरे प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे अपनी समस्या बता सकते हैं, ठीक है? तो आपको देखो कोई भी पेड नहीं करना है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे जो आपको कंप्लीटली फ्री कंटेंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है? फ्री है बिल्कुल ऑल सब कुछ जो है आपके लिए फ्री है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है? मेरे यूपी के सभी भाई-बहनों के लिए पूरा कंटेंट मेरे प्यारे बच्चे फ्री रहेगा, ठीक है? पूरा कंटेंट फ्री है टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब तो आपका है ही, ठीक है? चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे यूपी के साथियों और भी साथी हैं हमारे जो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है? चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सबका जो है एज फंडा में बहुत-बहुत स्वागत है। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए, धन्यवाद।